बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जनाब मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दुनिया अंगुश्त बदंदा है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो सियासी मुखालिफिन से हाथ मिलाना तो दरकिनार उन्हें मुँह लगाना तक पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों अफराद, हज़ारों शहरियों, सैकड़ों फ़ौजियों और फ़ौजी अफसरों और सैकड़ों आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा और तालिबात के कातिलों को NRO देने के लिए बेताब हैं और बार बार ऐलान कर रहे हैं। दूसरी दफ़ा बरमला ऐलान कर चुके हैं कि वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको माफ़ी देना चाहते हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसके जवाब में एक बयान भी जारी कर चुकी है कि वो तो माफ़ी के तलबगार नहीं हैं। फिर इस हवाले से शेख रशीद वज़ीर दाखिला ने बयान दिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चों का मामला बिल्कुल अलग है और उनके साथ इस बाकी मामले को नहीं जोड़ा जा सकता है। सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इतने बहादुर, इतने मुस्तैद और इतने तनोमंद हैं, इतने उनके पास एबिलिटी और फैसिलिटी है कि वो अपने एटमी असासों की बेहतरीन तरीके से हिफाजत कर सकते हैं और हिफाजत करना जानते हैं। उसमें कुछ और भी बातें की गई उस रिपोर्ट में, उसका भी जायज़ा लेंगे। फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में बेघर लोगों को घर देने का एक मनसूबा। सैकड़ों लोग पुरुम्मीद हैं, खुश हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उनको घर मिलेंगे, लेकिन ठेकेदार कुछ और ही कहते हैं, उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर बलूचिस्तान का मामला एक दफ़ा फिर बिगड़ गया है। जाम कमाल जो हैं उनकी कश्ती को एक दफ़ा तो चेयरमैन सेनेट जो है वो वहीं धार लगाने के लिए एक चक्कर लगाए थे कोयटा का, लेकिन पता चला है कि मामला फिर बाद में ख़राब हो गया है और चेयरमैन सेनेट को शायद फिर जाना पड़े दोस्त नाराज़ लोगों को मनाने के लिए। बाप के 16 नाराज़ लोग अभी तक इंटैक्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल इधर उधर जाने की अभी नहीं सोची। आज कोर ग्रुप का भी इजलास था और इस दबाव के में आके जाम कमाल ने बाप की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और अभी तक उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि मैंने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा नहीं दिया। माजी में क्या होता रहा है और आइंदा क्या होने जा रहा है इसके भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो मौजू है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में एक आलमी इदारे को एक इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, उनके अल्फाज क्या थे, उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। You're not concerned I don't think so. that the success of the Afghan Taliban movement in taking over Afghanistan, defeating the greatest military in the world, the Americans, will not have a spillover effect or will not inspire similar like-minded groups in Pakistan? I think, it's completely different. What was happening in Afghanistan and in Pakistan now is completely different. In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. What we hope is that The TTP, are you in talks with the TTP? with some of them, yes. You see, So- there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching Yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. जी मज़हर बरलास साहब, हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जब पूछा गया कि सरेंडरिंग के लिए, वो कहते हैं नहीं, रिकन्सिलिएशन के लिए। अच्छा, गुजारिश ये है जी कि अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो बड़ी बड़ी जंगों के बाद आखिर सुलह हुई, ऐसे मामलात टेबल पर आके ही ख़त्म हुए। जंग अज़ीम अव्वल हो, दोम हो या उससे पहले जितनी जंगें हुई, फ्रीकैन को बिलाखिर मेज़ पे बैठना पड़ा जी हाँ, और अपना जिनका नुकसान भी हुआ उन्हें बहुत कुछ माफ़ करना पड़ा, भुलाना पड़ा। ठीक है।
अब ये ठीक है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी करते रहे, पाकिस्तान के अंदर बहुत दहशतगर्दी की, सही है। और एक ज़माना था कि ये तो बिल्कुल पहाड़ों के करीब आ गए थे, इस्लामाबाद के करीब आ गए थे। तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सही है। और जनरल कियानी आर्मी चीफ थे। सही है। तो एक फ़ैसला लिया हुकूमत ने अस्करी क़यादत के साथ मिलकर, और स्वात ऑपरेशन शुरू किया। सही। अच्छा, उसके बाद ये ऑपरेशन मुसलसल जारी रहे इनके ख़िलाफ़। खैर हमारे अफवाज ने बहुत से इलाके खाली करवाए, आलमोस्ट सारे इलाके खाली करवाए, मगर फिर भी ये पनाहगाहें इनकी अफ़गानिस्तान में थी, तो ये कहीं ना कहीं वारदात करते थे। उसमें APS वाला वाक़या भी है और भी कई वाक़यात हैं। सही है। तो गुजारिश ये है कि एक मुल्क जब हमारे दुश्मनों को मिला हुआ था, सही है। उसकी सरजमीन मिली हुई थी, तो बुनियादी तौर पर तो ये इंडिया इसमें बहुत इन्वॉल्व था, पाकिस्तान में धमाके करवाने में या दहशतगर्दी करवाने में। तो ये लोग वहाँ से आते थे और यहाँ दहशतगर्दी करते थे। अब दुनिया जब पाकिस्तान को कहती थी कि जी दहशतगर्दों के ठिकाने, तो हम कहते थे कि हमने तो तबाह कर दिए हैं। ठीक है। तो ये ठिकाने सरहद पार बने हुए अफ़गानिस्तान में, ये तो है उसका पस मंज़र सारा। अब जब अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत बदली है और वहाँ जिन लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा था वो लोग हुकूमत में आ गए हैं, तो उन्हीं के चंद साथी जो ख़ुद को ये भी तालिबान कहते हैं, जो पाकिस्तान वाले हैं, तो उन तालिबान के ज़रिए इनसे अब मुज़ाकरात ये हो रहे हैं कि आप दहशतगर्दी से बाज आ जाएं, ठीक है, और तरीके सलीके से ज़िंदगी गुजारें और लोगों की ज़िंदगियां भी आसान करें। ये वाकई बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बातचीत ही मसाइल का हल है, लेकिन कुछ पैमरा के कवायद की मजबूरी है। जब पिछली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने एक बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि आपसे बयान मुज़ाकरात की या माफ़ी की बात किसने की है, वो उन बातें नहीं की जा सकती। लेकिन आज फिर जब ये बात की गई, अभी इस इंटरव्यू में एक आध दिन पहले बात की गई, तो राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कोई बातें की, पहले वो सुनाते हैं फिर उस पर तबसरा करते हैं। राना सनाउल्लाह: वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को जो है वो लहू लहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में, अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाएगा। अब ये उनको NRO दे रहा है। अब ये लेफ्टिनेंट अरसलान शहीद, जो 23 साला जवान, 3 बहनों का अकलौता भाई था, ये उसके कातलों को जो है वो NRO देगा। उनके साथ रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है। ये लाहौर के मेजर इसहाक शहीद, जिसकी 1 साल की बच्ची थी और उसकी बेवा की उम्र को 22-23 साल हो गई, अब ये उसके कातलों के साथ भी जो है वो रिकन्सिलिएशन पे तुला हुआ है, उनके साथ भी बातचीत कर रहा है। यानी अपोजिशन के साथ बातचीत नहीं ये कर सकता, अपोजिशन के साथ बातचीत करना अपनी तौहीन समझता है। ये जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फकीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। उनको ये जी, अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, लेकिन मौलवी फ़कीरुल्लाह से हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं। लेफ्टिनेंट अरसलान शहीद, 3 बहनों का इकलौता भाई, लाहौर के मेजर इसहाक शहीद, 1 साल की बच्ची और 22 साला बेवा छोड़ के शहीद हुए। इस वतन की खातिर, इस मुल्क की खातिर जाने कुर्बान की उन्होंने। उनसे मिलना चाहते हैं, अपोजिशन से नहीं मिलना चाहते, और ये बेताबी, ये NRO। गुजारिश ये है, APS के बच्चों को भी जिक्र हो गया। जी हो गया, मैं उसका जवाब देता हूँ। गुजारिश ये है कि एक तो राना सनाउल्लाह साहब को कम से कम अपनी ज़बान दुरुस्त इस्तेमाल करनी चाहिए, अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। कोई भी हो,
एक तो वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जिनके बारे में राना साहब इरशाद फरमा रहे हैं, और वो इस तरह इरशाद फरमा रहे हैं जैसे कोई तीसरी जमात का बच्चा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उन्हें तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। सही है। अब आ जाइए, अब इनको बड़ी याद सता रही है APS के बच्चों की और पाक फ़ौज के शोहदा की, तो दोनों का बातें क्लियर मैं कर दूं। अभी नाजरीन का हाफजा इतना कमज़ोर नहीं हुआ। ये वही APS के बच्चे हैं, जब ये शहीद हुए तो इनके महबूब कायद मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और वो जाके वहाँ लतीफ़े सुना रहे थे और हंस रहे थे और खाने खा रहे थे। ये है सच। अब ये सियासत ले आते हैं ना, और सियासत की खातर अब ये पाक फ़ौज के 2 अफसरान का नाम लिया, और भाई वो तो मुल्क के लिए शहीद हो गए, आप उसी फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, आपके कायदीन उस फ़ौज को बुरा भला कहते हैं। ये शहीद नहीं हुए मुल्क की खातिर? नहीं, मुल्क की खातिर शहीद हुए हैं, और इन लोगों ने इनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी या इस तरह का? अली रज़ा अलवी साहब, बात यह है कि वो मुल्क की खातिर शहीद हुए, और ये जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी पूरी क़यादत फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ ये बातें करते हैं, यहाँ वो शायद ज़ेब नहीं देंगी कि वो सुनाई जाएं, और ये इनके कायदीन करते हैं जिनको ये पूजते हैं, मानते हैं। अब गुजारिश ये है कि एक ऐसा ग्रुप, मैं समझता हूँ इमरान खान हिकमत अमली का मुजाहरा कर रहे हैं, ना सुलह करें, सुलह नहीं होती, कहीं ना कहीं दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। सुलह कर लेंगे आप तो ये होगा कि आपके मुल्क में एक अमन आ जाएगा, चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। बहुत दुनिया में बहुत सी जगहों पे होता है कि हथियार डाल दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आपने कहा कि उन्होंने इनकार किया, यही निशानदेही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है कि जनाबे वाला उसमें बहुत से ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप जो हैं वो हमारी उनसे बातचीत चल रही है। अगर 10 में से 8 भी के साथ हमारी मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, या 10 में से 7 के साथ हो जाते हैं, तो इसका मतलब 7 ग्रुप तो कायल हो गए हमारे। हाँ, एक अच्छा हो जाएगा आलमी तौर, हमें अच्छा सुकून से जीने में आसानी होगी। बाकी ये लोग TTP हो, किसी भी इंसान, देखिए इस्लाम ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। राना सनाउल्लाह तो की बात हमें का जवाब कातलों से बचाना चाहिए। ऐसे ही राना सनाउल्लाह की बात का जवाब दिया वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने, और उन्होंने हुकूमती नैरेटिव बयान किया। उन्होंने बताया असल वजह क्या है। आप जो बात कर रहे हैं राना साहब, ऐसी बात नहीं है, मामलात कुछ और तरह के हैं। शेख रशीद साहब ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। के बच्चों को शहीद किया, उनका केस अलग है। वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए, उनका केस अलग है। सो ये बहुत आला सतह पर बातचीत हो रही है, और ना हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। हत्ता कि अगर इंडिया भी कश्मीर के मसले को 270 से पीछे हो जाए, तो हम कश्मीर के मसले समेत तमाम बातचीत करने उसके लिए भी तैयार हैं। और जहां तक ये तकाजा है कि हम इस हाल में अगर वहां खुराक का बुरान पैदा हुआ अफगानिस्तान का, या वहां इंसानी बुरान पैदा हुआ, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। और जी जनाब वाला, सिर्फ यही उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये तो APS वाला जो मामला है वो बिल्कुल अलहदा है, उसको मेरा ख्याल है हुकूमत अलहदा हैंडल करने की कोशिश करेगी, या उन लोगों से शायद मुज़ाकरात ना करे। मामलात अलग हैं। अभी उन्होंने कश्मीर की भी बात कर दी। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने UN में जो अभी ख़िताब किया, वहाँ भी ये शराइत रखी थी कि अगर इंडिया ये काम कर ले तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन वो शराइत बड़ी कड़ी हैं, पता नहीं इंडिया अमल करता है या नहीं। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान की बात की। देखिए, इंसानी अलमिया है कि अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ खुराक ना पहुँचाई जाए, अद्वियात ना पहुँचाई जाए, चीज़ें ना पहुँचाई जाए, जैसे यमन में हो रहा है। अब यमन वालों का क्या कसूर है कि आलमी ठेकेदारों को नहीं मानते, ईरान पे पाबंदियाँ आलमी ठेकेदारों को नहीं मानते, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी इनकार किया आलमी ठेकेदारों को कि यार इधर हम जंगों का सामान नहीं फराहम कर सकते, ईंधन नहीं बन सकते। वो एक मुल्क है अफ़गानिस्तान, और वहाँ के रहने वाले हैं ये तालिबान जो हैं। तो अगर भाई वहाँ उनको जैसी भी हुकूमत रास है,
3-4 मुल्कों में देखिए तब्दीलियाँ आई, मुसलमान मुल्कों में। एक ज़माना था कमाल अतातुर्क साहब जो है वो तुर्की में कहते थे ये नमाज वाली टोपी नहीं पहननी, अज़ान पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी और चीज़ों पे, इस्लामी मलबूसात पे पाबंदी लगा दी थी। सही। वहाँ तब्दीली आई, वहाँ के लोग किरत करते हैं जो हुक्मरान हैं। ईरान में एक ज़माना था कि अयाशियों के अड्डे खुले हुए थे, सही। वहाँ तब्दीली आई, इनकलाब आया। तो जहाँ जहाँ मुसलमान मुल्कों में इनकलाब आता है वहाँ मगरब जो है तस्लीम करने से आरी हो जाता है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं ये कहती हैं कि नहीं, जो हमारा निज़ाम है उसको मानो, हम इस्लाम करो, हमारे अलावा कोई नहीं। सही। तो अब मेरा ख्याल है दुनिया इससे निकल रही है। सही। क्योंकि अभी जब इंसानी हकूक़ के हवाले से वोटिंग हुई है तो 130 मुल्कों ने चीन की हिमायत की है। इसका मतलब है कि जो 200 मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसमें से 130 तो चीन के हामी हो गए। सही। इसमें यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं। तो अब वक्त ये आ गया है कि आलमी ठेकेदारों को ये सोचना चाहिए कि आप किसी की खुराक बंद करके किसी का जीना मुश्किल तो बना सकते हैं, नामुमकिन नहीं। सही। आप किसी पे पाबंदियां लगा के उसको तकलीफ़ तो दे सकते हैं मगर उससे ज़िंदगी नहीं छीन सकते। आप किसी के गिर्द घेरा तंग करके उसका जीना मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़िंदगी छीन नहीं सकते उससे। और ये निज़ाम अदल बदल रहा है दुनिया में, इसलिए कि जो ज़ालिम हैं उनको हिसाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही है जी, जालिम जो है उनको बहरहाल हिसाब देना पड़ेगा। निज़ाम अदल यही है, और ये भी कि दुनिया भर की तमाम जंगों, तमाम लड़ाइयों, तमाम फितनों का आखिरी हल जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे होता है, बातचीत के ज़रिए होता है। और अगर बातचीत का सिलसिला हो जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हों, तो ये सबसे बेहतरीन रास्ता होता है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान बातचीत कर रही है और मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं अफ़गानिस्तान में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है, उसके क्या असरात होंगे ये आइंदा पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। एक अमरीकी थिंक टैंक इदारे ने अपनी एक रिपोर्ट में एक कहा है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो रही है, जो दहशतगर्द ग्रुप जो थे वो जिनको उनको हटाया गया है, जिनको काबू करने की कोशिश की गई है, जिनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, उसकी जहां और बहुत सारे कुछ कंसर्न भी ज़ाहिर किए, लेकिन एक बात उन्होंने की, उस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज यकीनी तौर पर इतनी काबिलियत के हामिल हैं कि अगर कभी भी माजी में भी कोई ऐसा अगर हुआ या मुस्तक़बिल में अगर कभी ऐसा हुआ, एटमी असासों की तरफ आँख उठा करके भी देखने की कोशिश की गई, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी तरह की कोई कामयाबी हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज इतनी बासलाहियत हैं कि ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगी। जी मज़हर बरला साहब, इसमें तो दूसरी राय को चलो जी, इसमें तो वाकई दूसरी राय नहीं, लेकिन एक आम सादा सिंपल बात यह है कि ये जो एटमी हथियार हैं ये साइंसदानों का काम है चलाना। जी हाँ। ये ना तो कोई सियासतदान चला सकता है, तो ना ये तालिबान या दहशतगर्द ग्रुप जो जिनको आप कहते हैं ये भी नहीं। तालिबान तो खैर दहशतगर्द मैं नहीं कहूँगा, अफ़गानिस्तान में तालिबान उन लोगों को कबूल हैं तो आ गए हैं ना, लेकिन जो दहशतगर्द ग्रुप कहा जाता है, तो दहशतगर्द ग्रुप दुनिया ने एक बड़ा गलत काम ये किया है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ मंसूब कर दिए। क्या इंडिया में दहशतगर्दी नहीं है? वो जो बादशाही मस्जिद को बाबरी मस्जिद को गिरा रहे थे तो वो दहशतगर्द नहीं थे। सही है। वो जो चर्च जलाते हैं वो दहशतगर्द नहीं है। वो जो गुरुद्वारों की बेहरमती करते हैं मुसलमानों के घरों को जाके जलाते हैं, जत्थों के जत्थे जाके मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। और क्या जो इसराइली खेल खेलते हैं वो दहशतगर्दी नहीं है? वो ये दहशतगर्दी को एक तो इन्होंने मगरबी ख़ास तौर अमेरिका ने मुसलमानों के साथ मंसूब कर दिया। ये ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। बाकी पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना लोहा खुद बनवाया है। कितने सालों से जो मशक़ें होती हैं, आलमी मुकाबले होते हैं फ़ौज के, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज जीतती है, फर्स्ट आती है। ऐसे ही है। फिर पाकिस्तान का जो खुफिया अदारा है फ़ौज का ISI अमेरिकन कहते हैं, वो भी अमेरिकन की रैंकिंग है ना कि ISI फर्स्ट है,
ठीक है, अपनी उनकी चौथे पाँचवें नंबर पर है CIA। अच्छा, इंडिया की 7वें 8वें नंबर पर रहा। अभी रहा का तो आप हाल ही में देख लेना मुजाहरा, क्या अफगानिस्तान में ट्रेनिंग की। अमरीकियों को यही कहते थे ना कि हमने अफगान फौज को ट्रेंड कर दिया, बड़े खर्चे किए, बड़ी नफरत के बीज बोए, वो ट्रेंड फौज ऐसे रेत करते की दीवार साबित हुई। तो इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया को रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसी को, कि दहशतगर्दी कोई किसी मज़हब का नाम नहीं है। दहशतगर्दी बर्मा में जो लोग गर्दनें उड़ाते हैं और टोके और छुरियों से काम चलाते हैं, वो भी दहशतगर्द हैं। ऐसे देखिए, इसमें मजहर साहब मैं एक और बात कही, देखिए ये इनको, अमरीकियों को और दूसरों को रोज़ आए दिन पाकिस्तान के एटमी असासों पे बड़ी फिक्रमंदी होती है। इसराइल के एटमी असासे नहीं किसी दुश्मन दहशतगर्द के हाथ लग सकते, या दूसरे बाकी जिन ममालिक के जो हैं एटमी असासे, उन पे बात नहीं करते कि फ़लाँ मुल्क के जो एटमी एसिड्स हैं, एटॉमिक एसिड, उन पे वो कोई दूसरे कब्जा ना कर लें। इधर पाकिस्तान के लिए ये रोज़ मुंह खोल के बात कर लेते। इंडिया की दहशतगर्दी की हमने बात की, हाँ जी, क्या इंडिया में नहीं लग सकते? ऐसे ही इसराइल में दहशतगर्दी होती है, क्या इसराइल में नहीं लग सकते? हाँ। लेकिन ये अमरीकियों के पीछे इसराइल बोलता है, वो पाकिस्तान के एटमी सासों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एटमी सासें महफूज हैं और महफूज रहेंगे। जी सही है। अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जाहिर है लोगों के ख्वाबों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। लोगों को उसमें बहुत यकीनन अपने ख्वाब नज़र आते हैं। जाहिर है घर हर इंसान की ख्वाहिश है, और वो जब कि आमदनियाँ महदूद हो जाएँ, मसाइल ख़राब हों, हालात बढ़ते गड़बड़ की तरफ जा रहे हों, महंगाइयाँ बहुत ज़्यादा हों, जीना मुश्किल हो जाए, तो जब छत का आसरा मिले, और वो भी हुकूमत की तरफ से छत का आसरा मिले, तो लोगों का मुतमईन होना बनता है। मज़हर बल्ला साहब, क्या सूरत हाल है? वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ इफ्तिताह भी किए, कुछ इश्तिहारात भी आए मुख्तलिफ़ अखबारात में, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा जी, मैं इस बात को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल से शुरू करूँगा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका अपना घर हो वो गरीब नहीं है। अच्छी बात है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक ख्वाहिश की, एक ख्वाब दिखाया कि जी 50 लाख घर बनेंगे और आम लोगों में तकसीम होंगे, बेघर लोगों में तकसीम होंगे। लोगों ने हसीन ख्वाब बना लिए, लोग बड़े मुतमिन हो गए कि चलो अपनी छत हो जाएगी, अपना घर हो जाएगा, और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी बन गई, और जनरल हैदर साहब इसके सरबराह भी बन गए, और कई शहरों में इफ्तिताह भी हो गए, काम शुरू हो गया। अब ये जो लाहौर में ख़ास तौर पर LDA के स्पुर्द की गई चीज़ें, LDA के एक वाइस चेयरमैन थे SM मनीर के साहबजादे शेख इमरान। अच्छा, इमरान अली साहब बड़े कमाल के आदमी थे। कोई 2-3 महीने पहले वो इस्तीफ़ा दे गए। सही है। अब 2 महीनों से ये जो लाहौर में प्रोजेक्ट्स थे, और इसी तरह बाकी शहरों में, जी जी, उन्हें कोई फंडिंग नहीं मिल रही। अच्छा जी। हालत ये है कि ठेकेदारों को जो 5% दिया गया था मोबिलाइजेशन, वो तो पहले हल्ले में ख़त्म हो गया। अब ठेकेदारों ने भी ज़ाहिर है कई मटेरियल लेना है, कहीं से कोई चीज़ लेनी है, तनख्वाहें भी देनी हैं, तो 2 महीनों से वो अपने पल्ले से तनख्वाहें भी दे रहे हैं। सही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है वो उनको फंडिंग नहीं दे रही। अब उन्होंने स्टाफ भी कम करना शुरू कर दिया और काम एक तरह से रुक गया है। अच्छा, वो तो अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब आप अपने काम से सिंसियर हैं तो वज़ीर आला पंजाब से पूछें, वो जो वसीम अकरम प्लस साहब ने कहा था जी, वो क्या कर रहा है, वो क्या बेच रहा है भाई? इतने शानदार मंसूबे को भी रखवा दिया उसने, रखवा दिया ना जी। नहीं, अच्छा वो तो कह रहे थे कि इसमें तो इतनी मुलाजमतें आएंगी कि बेरोजगारी का सैलाब थम जाएगा। हुआ क्या तो है, ऑलरेडी जो लोग लगे हुए थे वो भी घरों को जा रहे हैं। पंजाब का एक वजीर करप्शन पे निकाला गया, मिस्टर असद खोखर। असद खोखर साहब की बड़ी दोस्ती है वजीर आला पंजाब से जी हाँ। और मुबैना तौर पर कोई घर शर भी वजीर आला को दी है और भी चीज़ें दी होंगी। अब उनको वजीर हाउसिंग बना दिया पंजाब में। अब पंजाब में जो हाउसिंग के काम है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो शायद ये कोई मामला हो जो फंडिंग रुक गई है या क्या चक्कर है।
अब वो जो बेचारे जिन कंपनियों ने ये लिए ठेके वो कहाँ जाएं, सही है। और जो वहाँ मजदूर थे वो कहाँ जाएं, जो इंजीनियर थे वो कहाँ जाएं, वो पैसे कहाँ से दे जो उन्होंने लगा दिए हैं। सही है। तो हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, जनरल हैदर साहब से भी गुजारिश है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश है कि जनाबे वाला आप देखिए आपका जो वसीम अकरम प्लस है उसके सूबे में ये सब कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पर लाहौर में। और ये भी पूछें, हो सकता है वज़ीर आज़म को इल्म ही ना हो कि वो जो LDA के वाइस चेयरमैन थे शेख इमरान साहब, वो इस्तीफ़ा क्यों दे गए थे। हाँ, बिल्कुल पता करना चाहिए जी कि आखिर वो एक आदमी जो मेहनत से काम कर रहा था अचानक ऐसे कौन से हालात बन गए जिसे इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और ये जो ठेकेदार हैं उनके पैसे अगर देंगे, और जो आपने तो बताया था इस प्रोजेक्ट से लोगों को बहुत रोज़गार मिलेगा, लेकिन जो गरीब लगे हुए थे अगर वो भी उनको भी निकाल रहे हैं ठेकेदार के, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको बजट वापस पीछे से नहीं मिल रहा, तो बजट नहीं मिलेगा तो फिर ज़ाहिर है कि मामला ख़राब होंगे। और अगर ये मामला ख़राब हो गया तो वो ख्वाब टूट जाएंगे जिन ख्वाबों की उम्मीद पर पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी बैठे हुए हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उनको घर बना के देगी और सस्ते दामों घर देगी और आसान किस्तों में देगी। तो ये बहुत सारा गड़बड़ होने का खदशा है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले सूरत हाल पे बात हो रही थी जो चल रही है, ओवरऑल सारी सिचुएशन जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जो प्लान था, जो लोगों को मसाइल हैं उस पर बात कर रहे थे। अगली खबर की तरफ बढ़ना है। बलूचिस्तान में भी कुछ मसाइल उभरे हुए हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल जो है उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ ज़ोर शोर पर हैं। पिछले दिनों चेयरमैन सेनेट गए, कोयटा के दौरे पे वहाँ गए, उन्होंने कुछ नाराज़ लोगों को मनाने की कोशिश की, उनके साथ बहुत सारी मुशावरत की, और यही तवक्कुआत जो है वो पैदा हो गई कि वो जो ख़तरात हैं उनके सर से टल गए हैं। लेकिन जब वो वापस आए तो मामला वहाँ का वहीं रहा। आज सूरत हाल इतनी बढ़ गई, इतना दबाव आ गया कि जाम कमाल साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की सदारत से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। जी मज़हर बरलाह साहब, वो जब बाप का बाप ही भाग जाए तो क्या बनेगा पार्टी का। जी हाँ। गुजारिश है कि वहाँ आग सुलग रही है, वो नहीं बैठती। हुकूमत के इत्तेहादियों में उनसे भी बाज़ लोगों की हमायत है जाम के मुखालफिन को। जी हाँ। बस चौधरी परवेज़ लाई वो हामी हैं कदूस बदंजो के, इसी तरह और लोग होंगे। बाप के अंदर भी रिफ्ट है। जी हाँ, बहुत अंदर है जी। बाप के अंदर 16 लोग बागी हैं और वो बिल्कुल इंटेक्ट हैं। उनका भी इजलास हुआ है असद बलोच के घर में, और उन्होंने जो है वो कहा है कि भाई हम इकट्ठे हैं, हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे जाम कमाल की। अब जाम साहब ने भी सुना है मुबैना तौर पर कि लोगों से इंसाफ नहीं किया। वो सारे फंड्स का रुख अपने इलाके की तरफ कर दिया, अपने शहर की तरफ कर दिया। तो ये मुनासिब रवैया नहीं होता। जब आप वज़ीर आला होते हैं तो आपको, आप पूरे सूबे के वज़ीर आला हैं जी, तो आपको एक तो पूरे सूबे का ख्याल रखना चाहिए, और हत्ता कि ये भी नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ जगह से अपोजिशन का बंदा जीता है तो वहाँ तरक्याती काम नहीं होने चाहिए। होने चाहिए ऐसा ही है, हर जगह। ऐसे ही। तो पिछले दिनों तो वो संभाल के आ गए थे सूरत हाल सजनानी साहब, वहाँ फिर उनको जाना पड़ेगा। जी, अब से लगता है कि फिर वो तैयारी में है। और ये बाप की कोर कमेटी का भी आज इजलास हुआ है, एक वो सईद हाशमी साहब के घर में। तारिक मक्सी, साले भूतानी और बाकी ये जुल्फ़कार मक्सी वगैरह ये सारे लोग जो हैं वो वहाँ मौजूद थे, और उस पर हो रहा है सिलसिला कि अब बाप की जो है सदारत से वगैरह वो किसको दी जाएगी। और माजी में भी मज़हर बरलाह साहब कुछ लोगों के ख़िलाफ़ ये मामला हुआ। ताज जमाली के ख़िलाफ़ इसी तरह की तहरीक अदम एतमाद आई, वो इज़्ज़त व आबरू के साथ छोड़ छाड़ के घर चले गए। उन्होंने कहा ये मौका ही ना आए कि मुझे रुसवा होना पड़े। फिर अख्तर मैंगल जब चीफ़ मिनिस्टर थे तो उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह मामला हुआ, वो भी साइड पे हो गए, उन्होंने भी ओहदा छोड़ दिया। सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ जब आई वो भी साइड पे हो गए, और हत्ता कि नवाज़ शरीफ ने सईद हाशमी, मक्सी और जाफ़र मंदो खोयल को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी निकाल दिया था कि आपने मेरे बनाए हुए वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाने की जुर्रत कैसे की है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि लोग इज़्ज़त व आबरू से साइड पे हो गए थे। पता नहीं जाम कमाल साहब क्यों अड़े हुए हैं कि जब पता अच्छा, ये आपने एक जो नाम लिया ना सईद हाशमी, सईद हाशमी मुस्लिम लीगी थे, सही बात है, जी हाँ, बड़े सीजनड सियासतदान हैं। इनकी अहलिया डॉक्टर रुकैया हाशमी साहबा, फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं, वो भी सियासत करती हैं, और ये निस्बतन धीमे मिजाज के सियासतदान हैं।
तो अब ये बात पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई है जी हाँ, कि धीमे मिजाज के लोगों में भी गर्मी आना शुरू हो गई है। सही है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। लेकिन एक और, जैसे आपने बातों बातों में बताया कि शायद किसी ने किसी को घर दिया है, तो हम बताते नहीं हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन यहाँ भी शायद कुछ 2 लोग, बड़े मालदार लोग बलूचिस्तान के, वो किसी को ज़ाती जहाज़ तोहफे में दे रहे हैं, और यहाँ ज़ाती दोस्तियाँ और ज़ाती तोहफे जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं। मज़हर साहब, गुजारिश ये है, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ लोग ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, और जो देने वाले हैं ज़ाहिर है वो भी फिर बड़े बड़े काम लेते हैं। हाँ, जो दे रहे अगर हैं वो कोई ऐसा जहाज़ देगा हाँ जी, तो वो 10 जहाज़ों की कीमत भी तो लेगा। कोई शक नहीं जी। उमर शरीफ इंतकाल कर गए और बड़ी कोशिश की गई, वफाकी हुकूमत ने वीज़ा लगवाने में मदद की, सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस में मदद की, लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की। बिल्कुल सही है अली रज़ा अलवी साहब। मेरा एक तो ये है कि चलें, हम एक बड़े अदाकार से महरूम हो गए, लेजेंड थे, और उन्होंने आम तौर पे जो स्टेज के मज़ाहिया अदाकार हैं ना, वो हमारे जो शहर हैं फैसलाबाद और गुजरांवाला, वहाँ से ज़्यादा आते हैं, कराची से कम आते हैं। ये कराची के थे जी, और फिर ये स्टेज के अलावा टीवी पर भी प्रोग्राम करते रहे और बड़े मकबूल थे। मकबूल प्रोग्रामों के होस्ट। लेकिन मुझे जो अमेरिका जाने वाला अमल था, बीच में जर्मनी रुकना, इससे मुझे याद आया एक MNA होते थे बेनज़ीर भुट्टो के, जो 93 से 96 वाला दौर था ना, उसमें अली अकबर वैंस पीपल्स पार्टी के बहावल नगर से, जी, उनको कैंसर हो गया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको बुलाया और कहा कि वैंस साहब आपको कैंसर है तो आप अमेरिका या बरतानिया चले जाएं और आपका इलाज सरकारी सतह पर हम करा देते हैं। तो वैंस साहब ने बड़ा एक जुमला ज़बरदस्त कहा, उन्होंने इनकार किया। तो बीबी ने पूछा कि क्यों इनकार कर रहे हैं? तो वैंस साहब ने कहा कि मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर साहबा, मैंने बरतानिया और अमेरिका में कब्रिस्तान देखे हैं। क्या बात, वो यहीं रहे ऐसे ही। और यहीं उनका इलाज हो गया। फिर उसके बाद वो फिर MNA बने, फिर वो बहावल नगर के ज़िला नाज़म भी बने। लेकिन गुजारिश ये है कि मौत का जो दिन मुअय्यन है उसमें आके रहनी होती है, ऐसे और ही। जहाँ लिखी होती है वहीं आके रहती है। सही है। अगर बहुत से इलाज बचा लेते लोगों को तो बादशाह तो मरते ही ना। ये ठीक है, आपका मौका बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल मज़हर वाला साहब, वो जिनके वो प्यारे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि शायद कोई जदीद तरीन सिस्टम की वजह से बच जाएं, या जो जी भी हाँ। है ऐसे ही है। नहीं, जरा कोशिश अमेरिका तो जा- की, कोशिश देखे ना, की, बड़ी कोशिश फाइट तो- की, अमेरिका जाने की कोशिश, रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई, जर्मनी में लैंड करना पड़ा, वहाँ नहीं बच पाए। अच्छा, और आखिरी अभी ख्वाहिश जो है वो इन्होंने की है, उनके साहबजादे ने, उन्होंने कहा है कि उमर शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में उन्हें दफन किया जाए। तो सईद गनी साहब ने कहा है कि हमने उनको अलाउ कर दिया है और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में ही उनकी तदफीन। चले, अच्छी बात है जी। उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया, एक नेक ख्वाहिश का। एक चीज़ का मुझे पता है कि वो नबी पाक के रोज़े की कुछ मिट्टी उनको कहीं से मिली थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो उमर शरीफ साहब अपने पास रखते थे। अच्छा, हाँ, ये बात मुझे उनके किसी दोस्त ने बताई थी कि उमर शरीफ साहब ने वो जो सफाई नीचे करते होंगे बंदे को, पाकिस्तानी टकरा को, बिला को फ़ैन होगा, तो वो उनको कोई खाक नसीब हुई थी सही, और वो खाक अपने पास रखते थे। सही। अब देखिए, वज़ाहर वो अदाकार थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या थी कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के पास दफन किया जाए। मैं समझता हूँ कि अंदर के हाल अल्लाह जानता है, कौन कितना नेक है दुनिया नहीं बता सकती। जी बिल्कुल सही है। दिलों के बाद अल्लाह, दिलों के भेद जो है वो अल्लाह ही जानता है, और किसी की ज़ाहिरी सूरत पे, ज़ाहिरी मामलात पे जाके तबसरे करने से गुरेज़ करना चाहिए, फतवेबाजी से गुरेज़ करना चाहिए, और लोगों को बदनाम करने से भी गुरेज़ करना चाहिए। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।